एपिसोड 4। 7 मई। यह अगली सुबह थी। पिछले 24 घंटे मैंने झक्कर आराम किया था। मैं दिन में देर तक सोया था और अपनी सुविधा अनुसार जागा था। तैयार होकर मैं उसी कमरे में पहुंचा जहां रात को मैंने डिनर खाया था और पाया कि मेज पर नाश्ता मौजूद था। नाश्ता भले ही ठंडा था, परंतु केतली में रखी हुई कॉफी गर्म थी। वहीं मेज पर एक कार्ड रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, मुझे आज बाहर रहना पड़ेगा, इसलिए मेरा इंतजार मत करना, काउंट। मैंने भरपेट नाश्ता किया और जब मैं नाश्ते से फारिग हुआ तो मैंने किसी घंटी की मौजूदगी की आस में चारों तरफ नजर घुमाई ताकि नौकरों को सूचित किया जा सके, लेकिन किसी भी प्रकार की घंटी का वहां कोई अस्तित्व ही नहीं था। असाधारण संपदा होने के बावजूद भी घर में कुछ बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। मेज पर सोने की कारीगरी की गई जो बहुत ही मूल्यवान वस्तुएं थीं। पर्दे, कुर्सियों के पोश, मेरे बिस्तर की चादर आदि बेहद महंगे और बहुत सुंदर और अच्छे कपड़े द्वारा बनाए गए थे। लेकिन फिर भी कमरे में एक अदद आईने की दरकार थी। यहां तक कि बाथरूम में भी कोई आईना मौजूद नहीं था। इसलिए शेव बनाने और बाल संवारने के लिए मुझे अपने बैग में से आईना निकालना पड़ा। मुझे अभी तक किसी नौकर के दर्शन भी नहीं हुए थे और ना ही महल में मैंने किसी तरह की कोई आवाज सुनी थी, सिवाय भेड़ियों की गुर्राहट के। कुछ देर बाद मैंने अपने सामने रखा हुआ नाश्ता समाप्त किया। मैं नहीं जानता था कि इसे नाश्ता कहना ज्यादा बेहतर है या डिनर, क्योंकि जब मैंने इसे समाप्त किया तो 5 और 6 के बीच का समय हो रहा था। मैं कुछ पढ़ने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन कमरे में पढ़ने के लिए कोई सामग्री, किताब, अखबार अथवा कोई पत्रिका तक मौजूद नहीं थी। इसलिए मैंने कमरे में मौजूद एक दरवाजा खोला तो मुझे एक छोटे से पुस्तकालय की झलक मिली, जिसे देखकर मेरा मन गदगद हो गया। मेरी प्रसन्नता के अनुरूप पुस्तकालय में अंग्रेजी की असंख्य किताबें, अखबार और पत्रिकाएं मौजूद थीं। अलमारियों में किताबें एक पंक्ति में सजी हुई थीं और बीच में स्थित एक मेज पर पत्रिकाओं और अखबारों का पुलिंदा रखा हुआ था। भले ही उनमें कोई भी अंक अभी फिलहाल का नहीं था, वहां हर विषय से संबंधित किताबें, जिनमें मुख्यतः इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और कानून से संबंधित किताबें मौजूद थीं। सारी किताबें अंग्रेजी में और इंग्लैंड से संबंधित थीं। किताबों को देखकर मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया था। जब मैं किताबों में खोया हुआ था तभी दरवाजा खुला और काउंट ने अंदर कदम रखा। उसने मुझे हेलो कहा और उम्मीद जताई कि रात को मैं आराम से सो गया होऊंगा। फिर उसने कहा, तुमको यहां इन किताबों के मध्य देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे यकीन है कि ये सब तुमको जरूर पसंद आएंगी। उसने किताबों की तरफ इशारा करते हुए कहा, कभी ये किताबें मेरी भी सखियां थीं। कुछ वर्ष पहले जब मैं लंदन जाने का विचार कर रहा था, तब इन किताबों ने मुझको कई घंटे ज्ञान परोसा था। इन्हीं किताबों की बदौलत मुझे तुम्हारे इंग्लैंड के बारे में सारी जानकारी मिली थी और जिस चीज से तुमको मोहब्बत हो जाए उसके बारे में जानकारी जुटाना अच्छी आदत होती है। मेरी तुम्हारे लंदन की भीड़ भरी गलियों में घूमने की, वहां के लोगों के बीच जाने की, वहां की जिंदगी जीने की, वहां मरने की और जो मैं वहां कर सकता हूं उसे करने की बहुत तीव्र इच्छा है। इसीलिए मैंने तुम्हारी भाषा इन किताबों से सीखी है और लोग सोचते हैं कि मुझे अंग्रेजी आती है। लेकिन श्रीमान काउंट, मैं बोला, तुम अच्छी अंग्रेजी जानते हो और उतने ही अच्छे ढंग से इसे बोलते भी हो। वो गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारी चिकनी बातों के लिए तुम्हारा शुक्रिया मित्र, पर सच तो यह है कि मैं भले ही अंग्रेजी की व्याकरण और शब्दों से परिचित हूं, लेकिन इनको सही से बोलना मुझे आज भी नहीं आता। वास्तव में यकीन करो, तुम अच्छी अंग्रेजी बोलते हो। मैंने कहा, इतनी भी अच्छी नहीं बोलता। उसने जवाब दिया, मैं जानता हूं कि यदि मैंने तुम्हारे शहर लंदन में अंग्रेजी बोली तो कोई भी राह चलता आदमी मुझे पहचान लेगा कि मैं वहां का नहीं हूं। मेरे लिए इतना काफी नहीं है। यहां मेरा नाम है, ख्याति है। यहां का बच्चा बच्चा मुझे जानता है कि मैं क्या चीज हूं, लेकिन किसी अजनबी देश में एक अजनबी की कोई बिसात नहीं होती। लोग उसे तवज्जो नहीं देते, उसे नहीं जानते।
यदि लोग तुमको नहीं जानते हो तो एक चिंता करने वाली बात होती है। मुझे इस बात से संतुष्टि मिलती है कि मैं दूसरों जैसा ही लगूं, ताकि मेरी बातें सुनकर या मुझे देखकर कोई रुके नहीं, या कोई अपने ख्यालों में ये ना सोचे कि अरे ये तो अजनबी है। मैंने बहुत लंबे समय तक राज किया है और आज भी राज करता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई अन्य मुझ पर राज ना करने पाए। तुम यहां केवल मेरे मित्र हॉकिंस के प्रतिनिधि बतौर नहीं आए हो, जो कि मुझको लंदन स्थित एक जागीर की बाबत यहां बताने आया है। तुम यहां मेरे साथ कुछ दिन बिताओगे ताकि तुम्हारे सानिध्य में मैं अपना अंग्रेजी बोलने का लहजा सुधार सकूं। यदि मैं कोई भी गलती करूं, चाहे छोटी ही सही, तुम मुझे टोकना ताकि मैं वो गलती सुधार सकूं। मैं माफी चाहता हूं कि मैं आज इतनी देर तक बाहर रहा, लेकिन क्या करूं, इस बूढ़ी जान के हाथों में कई महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। कोई बात नहीं, मैंने कहा। साथ ही मैंने उससे पूछा कि क्या मैं इस कमरे में जब भी मन करे आ सकता हूं? हाँ बेशक, पूरे महल में जहां मर्जी हो वहां घूमो, सिवाय उन कमरों के जिनमें ताला लगा हुआ है। वैसे भी तुम्हारी वहां जाने की इच्छा नहीं करेगी। किसी कारण से कुछ चीजों को जैसी है वैसी ही रखना उचित रहता है। अगर फिर भी तुम उन्हें देखना चाहते हो तो तुम उनको मेरी नजरों से देखोगे। उनके बारे में जानना चाहते हो तो उनको मेरी जानकारी के हिसाब से जानोगे। तुम शायद समझ गए होगे। जी बिल्कुल, मैंने कहा। उसने कहना जारी रखा, हम ट्रांसिल्वेनिया में हैं और ट्रांसिल्वेनिया इंग्लैंड नहीं है। हमारे तौर तरीके तुम्हारे तौर तरीकों से जुदा हैं और तुम यहां कई अजीब घटनाओं के गवाह बनोगे, जिनमें से कुछ के बारे में तुम मुझे पहले ही बता चुके हो। उसके इस कथन से हमारी आगे की बातचीत की बुनियाद बनी। स्पष्ट तौर पर वो और बातें करना चाहता था, इसलिए केवल बातचीत आगे बढ़ाने के लिए मैंने उससे मेरे साथ घटित घटनाओं के बारे में कई प्रश्न पूछे। कभी उसने बातों का रुख मोड़ने की कोशिश की और कभी बातों को समझ ना पाने का बहाना बनाया, लेकिन फिर भी उसने मेरे कुछ सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए। जैसे जैसे समय बीता, मेरी झिझक खुलती चली गई और मैंने उससे पिछली रात मेरे साथ बीती घटनाओं के बारे में पूछा, जैसे कि ड्राइवर उस नीली लॉ के पास क्यों जाता था। तब उसने मुझे बताया कि यहाँ के आम जनों का ऐसा विश्वास है कि साल की एक विशेष रात, पिछली रात, जब शैतानी शक्तियां अपनी पूरी ताकत में होती हैं, तो एक नीली लौ उस जगह पर दिखाई देती है जहां खजाना गढ़ा हुआ होता है। खजाना उसी रास्ते में कहीं दबा हुआ है जिस रास्ते से तुम रात को यहां आए थे। यहां पर कई सदियों तक वाल्चियन, सैक्सन और तुर्क साम्राज्यों के बीच युद्ध हुआ था। यहां ऐसी जगह ढूंढने नहीं मिलेंगी जहां इंसानों का, देशभक्तों का या आक्रांताओं का खून ना बहा हो। यहाँ के पुराने दिन बेहद दुख भरे थे। जब ऑस्ट्रेलियन और हंगेरियन लोग यहाँ झुंड के झुंडों में आए, तब इस देश के लोग उनसे मिलने पहुंचे। आदमी, औरत, बूढ़े, बच्चे सब उनके स्वागत में दर्रे की चट्टानों पर खड़े हुए थे। तो उन दरिंदों ने पहाड़ों पर से बर्फ की चट्टानों को नीचे गिरा दिया और पहाड़ों से गिरता हुआ बर्फ का ढेर देखते ही देखते हजारों मासूमों की जिंदगी ले गया। जब आक्रमणकारी जीत गए तो उनको जो कुछ भी मिला वो उसको इकट्ठा करके उन्होंने वहां की मिट्टी में उसको छुपा दिया। लेकिन ये खजाना इतने लंबे समय तक कैसे छिपा रह सकता है? क्या यहाँ के लोग अब तक उसे खोज नहीं पाए हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। काउंट मुस्कुराया। मुस्कुराते वक्त उसके होंठ उसके मसूड़ों से मिल गए और उसके नुकीले दांत बाहर की तरफ निकल आए और उसने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग दिल से डरपोक और दिमाग से पैदल हैं। वो लॉ साल में केवल एक ही रात प्रकट होती है और उस रात इस देश का कोई भी आदमी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखता साहब। अगर कोई निकल भी आए तो उसे पता ही नहीं होता कि ऐसे माहौल में करना क्या है। अगर कोई आदमी उस लॉ वाली जगह पर कोई निशानी भी लगा दे तो दिन में वो अपने काम की वजह से उस जगह को खोज नहीं पाता। मैं कसम खाकर कहता हूं कि तुम भी उन जगहों को अब खोज नहीं पाओगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे उन जगहों की बिल्कुल भी याद नहीं है, मैंने जवाब दिया। फिर हमारी बात अलग मुद्दों की तरफ मुड़ गई। चलो अब तुम मुझे उस लंदन स्थित जागीर के बारे में बताओ जिसके सिलसिले में तुम यहां आए हो, उसने कहा। मैं उससे अपनी लापरवाही की बाबत
माफी मांगकर अंदर गया और सौदे से संबंधित सारे कागज लेकर बाहर आया। जब मैं अंदर कमरे में था तो मुझे चीनी, मिट्टी और चांदी के बर्तनों के खनकने की आवाजें सुनाई दी। कमरे में पहुंचकर मैंने गौर किया कि मेज पूरी तरह साफ हो चुकी थी और कमरे व लाइब्रेरी में लैंप चल चुकी थी। बाहर आकर मैंने पाया कि काउंट वहीं बैठकर एक अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ रहा था। मैंने वहां उसके साथ बैठकर जागीर के सौदे के विषय में सारी बात साफ की, यहां तक कि रुपयों और पैसों की भी। उसने मुझसे जागीर और उसके आसपास के बारे में अनगिनत प्रश्न पूछे। निश्चित तौर पर वो लंदन जाने से पहले वहां के बारे में सारी जानकारी जुटा लेना चाहता था। जब मैंने इस बाबत उससे पूछा तो उसका जवाब था, मित्र, जानकारी जुटाने में हर्ज ही क्या है। जब मैं वहां जाऊंगा तो मैं नितांत अकेला रहूंगा और अपने देश में अर्जित की गई आदतें मुझसे छूटेंगी नहीं। वहां मुझे कदम कदम पर सचेत करने वाला मेरा कोई मित्र भी नहीं होगा। मेरा मित्र तो मीलों दूर मेरे दूसरे मित्र पीटर हॉकिंस के साथ बैठकर कुछ कानूनी नुक्ते सुलझा रहा होगा, है ना? काफी देर तक बैठकर हमने सौदे से संबंधित कागजी कार्रवाई पूरी की। फिर जब मैंने कागजों पर उसके हस्ताक्षर लिए तो उसने मुझसे जागीर के बारे में और ज्यादा जानकारी मांगी। फलस्वरूप मैंने उसको वो कागज दिखाया जो कि मैंने वहां आने से पहले तैयार किया था, जिसका विवरण इस प्रकार था। परफ्लीट में सड़क के किनारे मुझे एक इमारत नजर आई जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि वो इमारत बिकाऊ है। मैंने चारों तरफ घूमकर उस इमारत पर नजर डाली तो पाया कि पुराने जमाने की बनी वो इमारत चारों तरफ से ऊंची 4 दीवारी से घिरी हुई थी और काफी सालों से उसकी कोई मरम्मत भी नहीं हुई थी। इमारत का फाटक पुरानी बलूत की लकड़ी और लोहे से निर्मित है, जिसके लोहे की जंग ने पूरी तरह से उसे नष्ट कर दिया है। पूरी इमारत लगभग 24 एकड़ में फैली हुई है और इसकी 4 दीवारी पत्थरों की बनी हुई है। इमारत में जगह जगह पेड़ और हरियाली प्रचुर मात्रा में मौजूद है और इमारत के बीचों बीच एक साफ पानी का तालाब भी है। यह इमारत काफी बड़ी और कई वर्षों पुरानी है, जिसके नजदीक ही एक पुराने चर्च की इमारत है। हालांकि मुझे अंदर जाने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि उस समय इमारत ताला बंद थी और चाबी मेरे पास मयस्सर नहीं थी, परंतु मैंने बाहर खड़े होकर ही हर कोण से इसका अवलोकन कर लिया था। इस इमारत के आसपास कुछ अन्य इमारतें भी हैं, जिनमें से एक काफी बड़ी है जो कि एक निजी पागलखाना है। जब मैंने अपना बोलना समाप्त किया तो उसने कहा, मुझे जानकर खुशी हुई कि इमारत पुरानी और बड़ी है। मैं भी पुरानी पीढ़ी से ताल्लुक रखता हूं। नए घर में तो मेरी जान ही निकल जाती है। पुराने चर्च से भी मुझे खुशी मिलेगी। हम ट्रांसिल्वेनिया के लोग आम इंसानों की तरह मरना पसंद नहीं करते। मुझे प्रसन्नता और आनंद की घड़ियां पसंद नहीं, ना ही मुझे सूरज की किरणें और पानी के झरने पसंद। ये सब तो तुम जैसे युवाओं को पसंद आते हैं। अब मैं भी जवान नहीं रहा हूं और काफी वर्षों तक अकेले रहते हुए मेरा दिल खुशी और प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाता। वर्षों तक इस जीर्ण महल में रहते हुए अब मुझे अंधेरे और ठंडी हवाओं की आदत हो गई है। मैं अपने विचारों के साथ अकेला रहना पसंद करता हूं। न जाने क्यों इतना कुछ कहते कहते उसके शब्द और उसके चेहरे के भाव मेल नहीं खा रहे थे, या फिर उसके चेहरे की विशेष बनावट उसकी मुस्कान को और ज्यादा उग्र और उदास बनाए हुए थी। मुझसे क्षमा मांगकर वो मेरे पास से कुछ देर के लिए चला गया। वो कुछ समय तक मुझसे दूर रहा और इस समय का उपयोग मैंने किताबों के साथ गुजारने का फैसला किया। मेरी निगाह का केंद्र वो एटलस था जो कि खुला हुआ रखा था और लगता था कि उसे अभी हाल फिलहाल में ही प्रयोग किया गया है। उसको ध्यान से देखने पर मुझे ज्ञात हुआ कि उस पर कुछ जगह निशान लगे हुए हैं। एक निशान लंदन के पूर्व स्थित उस जगह पर था जहां उसकी नई जागीर थी। बादवाकी में 2 में से एक जगह एक्सेटर और दूसरी यॉर्कशायर के नजदीक स्थित विटबी थी। 1 घंटे का समय बहुत खुशगवार गुजरा था। फिर काउंट लौट आया। अरे वाह, अभी भी किताबों की खाक छान रहे हो? वो आते हुए ही बोला। सही है, लेकिन तुम हर समय काम नहीं कर सकते। आओ
तुम्हारा खाना लग चुका है। उसने मेरा हाथ थामा और हम दोनों अलग कमरे में पहुंचे, जहां मेज पर मेरे लिए खाना तैयार था। काउंट ने बताया कि जब वो बाहर गया था तब उसने खाना खा लिया था, लेकिन वो पिछली रात की मानिंद मेरे पास ही बैठा रहा और मुझसे बातें करता रहा। पिछली रात की तरह मैंने खाना खाने के बाद एक सिगार पिया और काउंट मेरे पास बैठा रहा और मुझसे घंटों बतियाता रहा। मुझे महसूस हुआ कि काफी समय बीत चुका था, लेकिन इस बाबत चुप रहना मैंने ज्यादा उचित समझा, क्योंकि अपने मेजबान की इच्छाओं का सम्मान करना मेरा कर्तव्य था। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं पिछले पूरे दिन सोता ही रहा था, लेकिन भोर की सर्दी से मैं असहज महसूस कर रहा था। सुबह होने वाली थी। तभी कहीं मुर्गे ने बांग दी और उसकी तेज आवाज ने काउंट को चौंका दिया। वो तेजी से बोला, ये सुबह क्यों होती है? मैं भूल कैसे गया कि हमें बात करते करते इतनी देर हो चुकी है। दोस्त, आगे से लंदन के बारे में बताते समय अपनी बातों को थोड़ा नीरस बनाना, ताकि मुझे समय याद रह सके। इतना कहकर उसने मुझसे विदा ली। मैं अपने कमरे में पहुंचा और जाते ही मैंने पर्दे खींचे, लेकिन बाहर देखने लायक कुछ न था, सिवाय स्लेटी आसमान के जिसमें भोर का उजाला बस फैलने ही वाला था। इसलिए मैंने तुरंत पर्दे गिराए और उस दिन के बारे में लिखने बैठ गया।